हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी हम स्पेक्ट्रम की क्लासेस कर रहे हैं, तो क्लासेस कुछ मेरे पर्सनल मैटर्स की वजह से डिले हो रही हैं, ठीक है। तो आज हम अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, या फिर क्या पीछे उसके क्या कारण था, ब्रिटिशों की क्या मान्यताएँ थी, ठीक है। तो फर्स्ट तो 11वें चैप्टर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। कांग्रेस जो है वो 3 चरणों में चला है, ठीक है। जब 85 टू 1905 तक, 1905 से 7 तक आप मान सकते हैं, तो 1905 से 7 मतलब 1985 1985 से 1905 1907 मान सकते हैं। आया था वो 1907 में, तो हम क्या लेंगे 1907। कई जगह आपको 1905 मिलेगा, लेकिन दोनों ही सही है, ठीक है। ये उदारवादी चरण है। इसमें कांग्रेस में उदारवादी नेताओं ने क्या की है, इसकी मतलब जो अध्यक्षता की, ठीक है, उनके अंडर में था ये। फिर 7 से 1919 तक ये सॉरी ये 1885 है ना, 1885 से 1907 तक ये उदारवादी नेताओं के हाथ में था। फिर 1907 से 1919 ये उग्रवादी नेताओं के हाथ में था। उग्रवादी, ठीक है, जो थोड़ा उग्र स्वभाव रखते थे। जो उदारवादी नेताओं के जो भी मतलब जो भी वो करते थे उदारवादी नेता, उनसे वो खुश नहीं थे, ठीक है। अनुनय विनय की नीति जिन्हें मंजूर नहीं थी। फिर 1919 गांधी जी के आने के बाद ही इसका गांधीवादी चरण स्टार्ट हो जाता है, किसका, कांग्रेस का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी, जिसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय सेवानिवृत्त अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है, ठीक है। A.O. ह्यूम या अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। ह्यूम ने क्या किया था, 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष इसने अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, ठीक है। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था बनी थी, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1884 में। और इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस कार्य का उत्तरदायित्व भी A.O. ह्यूम को दिया गया। मतलब जो कांग्रेस का गठन है ना, उसे पूर्णतः A.O. ह्यूम के ऊपर डाल दिया गया था। ये कौन था, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। और एक सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के गठन के टाइम पे जो ब्रिटिश वाइसराय कौन था, तो वो कौन था, डफरिन था, ठीक है। अब किन कारणों से इसे क्या किया गया था, पहले बम्बई नहीं बम्बई नहीं, पूना में करना था। लेकिन क्या हुआ, पूना में उस वर्ष हैजा फैल गया था, जिसके कारण ये जो प्रोग्राम था, ये सम्मेलन था इंडियन नेशनल यूनियन वाला, पूना में वो नहीं हो सका। तो वो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। बम्बई में A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं, आनंद मोहन बोस, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये सभी क्वेश्चन आते हैं, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, A.O. ह्यूम ने करवाई थी, ठीक है। इसमें कुल कितने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की और उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इसमें कौन कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी, ये इसके दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बाद दादा भाई नौरोजी जो कुल 3 बार अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी उदारवादी नेता थे, ठीक है। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और जी सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी,
दिनसाई वाचा, अनेक नाम इसमें आते हैं। ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी, कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने क्या किया था? 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था। कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। तो कौन थी? 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां चलती हैं। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? देखिए, सेफ्टी वॉल्व की एक सवाल बहुत आता है कि कांग्रेस की अवधारणा के पीछे क्या कोई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी काम कर रही थी? सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर की वो जगह होती है, वो छेद होता है। सेफ्टी वॉल्व दरवाजा होता है कहना चाहिए, जिससे क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज होता है कुकर के अंदर से। ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व दिया रहता है। तो तब भारत में क्या चल रहा था? भारत में कई लोग अंग्रेजों से भड़के हुए थे। अब ये जो जन आक्रोश है, ये इकट्ठे मत भड़क जाए करके क्या किया था? एओ ह्यूम ने ही एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस या उस जैसी किसी संस्था की स्थापना करने का फैसला लिया था, जिसके कारण क्या हो सके? जनता अपने जो भी जिन नीतियों से या फिर ब्रिटिशरों की जिन कार्यों से वो परेशान है या फिर दुखी है, ठीक है, उसको पसंद नहीं कर रही हो, तो उसको क्या करेंगे? वो उसके माध्यम से अंग्रेजों के सामने लाएंगे। ठीक है। लेकिन ये बहुत हद तक सही भी था थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी। कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व की स्थापना करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार के किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगा। इसीलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय डफरिन के अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट ना पैदा करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर मतैक्य नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सके। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इसी तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता तथा सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसके कारण कांग्रेस की स्थापना हो गई। बिपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ी चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, जिसे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्रित होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। फिर अब देखते हैं कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य। कांग्रेस के क्या क्या लक्ष्य थे? कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से ही सही किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हो गया था। ठीक है। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया, किंतु धीरे धीरे उसके उद्देश्य में परिवर्तन होता गया। शीघ्र ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एक मत करना, लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रीय व्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उनका प्रसार करना। ये सब क्या थे? कांग्रेस के लक्ष्य थे। प्रारंभिक टाइम पे कांग्रेस के लक्ष्य थे। ठीक है। नरम दलीय कांग्रेस की स्थापना,
1905, इसमें भी 1905 लिया, 1905 बॉर्डर लाइन लिया जाता है क्योंकि 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल के विभाजन के बाद ही जो उग्र मतलब जो गरम दल थे, गरम दलीय कांग्रेस के जो सदस्य थे वो चरम पर थे। ठीक है, क्योंकि नरम दलों मतलब जो नरम दलीय नेता थे, ठीक है, जो उदारवादी नेता थे, उनके 1885 से वो काम कर रहे थे, लगभग 20 सालों से। ठीक है, 20 सालों से काम कर रहे थे, फिर भी बंगाल विभाजन को कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इसीलिए इसके बाद ही उग्रवादी चरण आता है। मेन यहाँ पे 1907 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि 1907 में ही ये डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो रहा है। उसके बाद जो गरम दल वाला हिस्सा है वो हाईलाइटेड रहता है। नरम दलीय कांग्रेस का प्रथम चरण तो 85 से 1905 तक लगभग 20 सालों के लिए कांग्रेस में नरम दलीय या उदारवादी नेताओं था, इनका प्रथम चरण चल रहा था, कांग्रेस का प्रथम चरण। कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथ में था। इनमें थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, NN बनर्जी, SN बनर्जी, राजबिहारी बोस, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। इनकी यह विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते थे, से पृथक करती है। ठीक है, और उदारवादी उपागम क्या था? उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार कर लेगी। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्रीय प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना, और दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई और यदि वे सफल होते तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेते। यदि वे असफल होते, मतलब पहले वो क्या करेंगे, अनुनय विनय की नीति करके देखेंगे, अगर उसमें सफल होंगे तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेंगे। फिर अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफी समय इंग्लैंड में बिताया तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात, मतलब 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्हें यह निर्णय स्थगित कर दिया गया। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है, इसीलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। फिर उदारवादी राष्ट्रवादियों को क्या क्या योगदान रहा है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं यथा दादा भाई नौरोजी इज द फर्स्ट मैन जिन्होंने ये बताया था कि मतलब आर्थिक बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या था ये कि भारत का जो धन है, भारत का जो मतलब क्या है, ऐश्वर्य है, धन है, उसे क्या किया जा रहा है, विदेशों में ले जाया जा रहा है। ठीक है, बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने। RC दत्त, दिनसा वाचा, कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन के शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है, किंतु इनके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जा रहा है,
तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जा रहा है, वह भारत की खुली लूट है। मतलब भारत से कच्चा माल ब्रिटेन लेके जाते थे, वहां निर्माण करते थे और उसे दुगनी चौगनी दाम पे वापस लाके भारत में बेचते थे। ठीक है, वो कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जा रहा है, ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जा रहा है, वह भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है। इन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिसे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से सरकार से भारत की गरीबी को दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास तथा संरक्षण एवं दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मतलब क्या था, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास होना चाहिए और दूसरा जो विदेशों से सामान आ रहे हैं विदेशी वस्तुओं का, उनका प्रयोग और उनकी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, प्रयोग से भी बहिष्कार और वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की मांग की। ठीक है, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं कि जो नरम दल के जो उदारवादी नेता थे उनका क्या क्या योगदान रहा है। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं की कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त था। सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प होती थी, मतलब बहुत कम होती थी। ठीक है, 1862-92 और 1862 से 92 के मध्य 30 वर्षों में क्या हुआ था, 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय ही इस परिषद के सदस्य बन सके, जिनमें से अधिकांश धनी, प्रभावशाली एवं अंग्रेज के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों एवं प्रख्यात लोगों को इसकी सदस्यता मिली। इनमें सैयद अहमद खान, क्रिस्टोदस पॉल, V.N. मंडलिक, K.L. नुलकर एवं राज बिहारी घोष प्रमुख हैं। ठीक है, इसका नाम पूछा जा सकता है जो इसके सदस्य रहे। सैयद अहमद खान, क्रिस्टोदस पॉल, V.N. मंडलिक, K.N. नुलकर एवं राज बिहारी घोष। इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत के में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांगे मुख्यतः निम्न दो बिंदुओं तक केंद्रित रही। कौन कौन से दो बिंदु हैं? परिषदों का विस्तार, इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। क्या था, दो बिंदु क्या थे मांग इनकी 1885 से 92 तक कि परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़े और इनको और आर्थिक अधिकार दिए जाएं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्ययोजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई। अपने वार्षिक अधिवेशन में उसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की। इसके पश्चात उसने मांग की कि इसमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। अब देखिए इसमें क्या क्या था, प्रमुख प्रावधान 1892 के एक्ट का। देखिए भारत परिषद अधिनियम आया था 1892 में, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे? इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, सदस्यों की संख्या बढ़ाने वाली मांग मिल गई। अब था प्रश्न पूछना। पहले क्या था कि जो सदस्य थे वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो इस
अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किया जाता था। सदस्यों की अनुशंसा विश्वविद्यालयों, नगर पालिकाओं, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गया। विधानमंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में सीमाएं रखी गई थी कुछ, ठीक है। विशाल जनसंख्या के अनुपात में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि करना उपहासजनक था। बहुत ही, अब ये तो नहीं था कि 10 से 16 सदस्य पूरे भारत की जनता का क्या कर सकेंगे, प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। करते ये लोग वही थे जो ब्रिटिश भक्त थे, वैसे लोगों को ही जो चापलूसी करते थे ब्रिटिशों की, उन्हीं को ये लोग नियुक्त करते थे, ठीक है। पुनर्गठित केंद्रीय विधानसभा की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1909 तक सिर्फ 13 दिन प्रति वर्ष के वार्षिक औसत में से आयोजित हुई तथा इसका कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, न तो वे विमर्शित प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। मतलब जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीय मनोनीत, मतलब नियुक्त भी किए जा रहे हैं, नियुक्त या मनोनीत किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको ना तो मतदान देने का अधिकार है, ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार है, और न ही वे कोई भी किसी भी चीज को संशोधित करने का अधिकार रखते हैं। देखिए, जो उदारवादी नेता थे, अब वो वाले पार्ट में जाते हैं। उन्होंने नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं देंगे। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की मांग प्रारंभ कर दी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत वह भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि वे भारतीय नेताओं के उद्गार मात्र को प्रकट करने का मंच हो, इससे ज्यादा कुछ न हो। फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादियों ने इसके माध्यम से विभिन्न भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अक्षम कार्यपालिका की कमियां उजागर करना, भेदभावपूर्ण नीतियों एवं प्रस्तावों का विरोध करना तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने जैसे कार्य इन राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों के माध्यम से किया। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। एक मिनट, यस। उन्होंने लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रमों एवं अभियानों का जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास। निम्न प्रयास सम्मिलित थे। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। एक मिनट, क्योंकि विभिन्न प्रशासकीय पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी होगी। साथ ही अंग्रेज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो वेतन एवं भत्ते मिलते थे, उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते थे। इससे भारतीय धन का निकास होता था। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर भी यह गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाए तथा उन्हें प्रशासकीय पदों से दूर रखा जाए। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण ये प्रमुख मांग थी, ठीक है।
न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना, ब्रिटिश शासन की आक्रामक विदेशी नीति की आलोचना, बर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं उत्तर पूर्व में जनजातियों का दमन का कड़ा विरोध, और पांचवा था विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में ज्यादा व्यय की मांग, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा में ज्यादा व्यय पर जोर, कृषि पर जोर एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु कृषक बैंक की स्थापना करना। फिर अगला है भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग की गई थी। ये मांग की जा रही है उदारवादी नेताओं के द्वारा, ठीक है, मतलब कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है इस क्षेत्र में। विदेशों इनके साथ जो मतलब विदेशों में जो क्या हो रहे थे, विदेशों में भारतीय मजदूर जो काम कर रहे थे उनकी दशा में सुधार करना, इनके साथ हो रहे अत्याचार एवं प्रजाति उत्पीड़न को रोकने की अपील की गई। फिर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी या नरमपंथियों ने इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया। इस संबंध में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई एवं जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो इनके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नाटो बंधुओं की गिरफ्तारी एवं निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों ने कड़ा रोष जाहिर किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन, कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों का नाम मात्र का योगदान था, इसलिए वे अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। असल में अगर आप मुझसे पूछे ना तो नरमपंथियों का जो काल था ना वो प्रॉब्लम्स को जानने का काल था, ठीक है। वो लोग अच्छे मतलब एक तो शांत मन के थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, शांत दिमाग से, हालांकि वैसा कुछ आंदोलन नहीं कर पाए वे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मुख्य प्रॉब्लम है जैसे आर्थिक बहिर्गमन हो रहा है, विदेशों में मजदूरों के साथ बुरा हो रहा है, भारत में क्या क्या गलतियां हैं, सभी को उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया है, ठीक है। इन आलोचकों का दावा है कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग अथवा भारतीय उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अनुनय विनय की नीति को आंशिक सफलता ही मिली। उनकी अधिकांश मांगे सरकार ने स्वीकार नहीं की। निसंदेह इन आलोचकों में पर्याप्त सच्चाई है, किंतु नरमपंथियों की कुछ एक उपलब्धियां भी थीं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज का नेतृत्व प्रदान किया। साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने एवं जागृति लाने में वे काफी हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु हैं, कौन है, अंग्रेज, तथा सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे, न कि उथली भावनाओं पर। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया जिसे बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। उन्हीं के प्रयासों से विदेशों विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका। फिर आता है जनसाधारण की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा सामान्य इसमें शिथिल था या निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में बटा हुआ है, इसके विचार एवं सोच संकीर्णता ओतप्रोत हैं, मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जातीय विविधता के कारकों में एकीकरण आवश्यक है, लेकिन ये इस महत्व को नहीं समझ सके कि इस कारक विविधता के
कारक में विविधता के बावजूद उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके, किंतु भारत में राष्ट्रवादियों एवं उदारवादियों की इस सोच में अंतर था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए जन सामान्य में व्यापक बैठक बिठाई। ठीक है, किसने? उग्रवादियों ने बैठाई थी। ठीक है, सफलता के लिए जन सामान्य में व्यापक बैठक बैठाई और जनाधार बढ़ाया। कालांतर में इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिला। ब्रिटिश सरकार का रुख। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा और उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट और किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी। फलतः दोनों के आपसी संबंध और खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया और राष्ट्रवादी को राजद्रोही ब्राह्मण एवं देशद्रोही विप्लवकारी जैसी सरकार ने क्या किया था? इसके बाद सरकार यानी अंग्रेजों ने क्या किया था कि कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया और वे राष्ट्रवादियों को क्या कहने लगे थे? राजद्रोही ब्राह्मण और देशद्रोही विप्लवकारी उपमाएं देने लगे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डाला और राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों यथा सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश राजा, शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया तथा कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना में मदद की। सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया और उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। ठीक है, इसमें सारांश दिया हुआ है। सारांश सबको मतलब स्पेक्ट्रम में तो सारांश बहुत अच्छा दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में पढ़ना ही चाहिए सारांश। और इसके बाद हम इकाई 6 पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 1905 से 1918 तक क्या पढ़ा है? उग्रवादी चरण पढ़ा है। 1919 से आगे गांधीवादी चल जाता है। तो हम अगली क्लास में इसे पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस बुक को पूरी तरह से पढ़ाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको स्पेक्ट्रम बोझ ना लगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम की वो छोटे वर्ड्स और मोटी सी बुक बोझ लगती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विद्यालय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।